आज हम जो है फाउंड्री में जो डली हुई कास्टिंग है जो हमारे समक्ष रखी हुई है, पूर्व में मोल्ड बनाया, मेटल मेल्ट किया, ढलाई हमने किया है। वो कास्टिंग हमारे समक्ष रखी हुई है, उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि कास्टिंग हमारी जो है ठीक ठाक है कि नहीं, अथवा कास्टिंग में दोष है क्या। साथ ही साथ जो फेटलिंग से संबंधित और कास्टिंग डिफेक्ट से संबंधित जो चीज़ें इस कास्टिंग में हमको दिखाई दे रही हैं, उसको हम जो है समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम ये हमारा एक जॉब जो मोल्ड आप लोगों ने बनाया था, मोल्ड की जो खासियत है उसको हमने जब इसका वीडियो बनाया था उसमें विस्तृत जानकारी दिया गया था कि एक हमारा टॉप में कोर आ रहा है जो हालो हो जाएगा, साथ ही साथ बीचों बीच एक हमारा कोर लग रहा था, वो भी हमने दिखाया था, हम सब ने सीखा था। मेटल मेल्ट किए और ढलाई किए। ढलाई करने के बाद ये कास्टिंग जो हमको मिला है, प्राप्त हुआ है, ये हम देख रहे हैं। ये हमारा एक रनर है, ये राइजर लगा हुआ था, इसको काट करके अलग कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये हमारा कास्टिंग का मूल हिस्सा है, ये वाला भाग देख रहे हैं ना, कास्टिंग का मूल हिस्सा। उसके साथ साथ रनर राइजर तो दिखा, जिसमें राइजर को काट दिया है, रनर को भी काटने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन अभी कट नहीं पाया है। इसके अलावा और भी अनावश्यक भाग इसके साथ लगे हुए हैं। ये प्रोजेक्शन से जो हमको दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्शन जो है कास्टिंग का कौन सा दोष कहलाता है? थीन या फ्लैश, ठीक है। ये दोष कहाँ पर आते हैं? ये दोष आता है पार्टिंग सरफेस पर, अर्थात ड्रैग और कोक का जो पार्ट होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से में गैप आने के कारण मेटल जो है जले जाता है, जिसके कारण से यह दोष जो है हमको देखने को मिलता है। फिर इससे मेटल की बर्बादी होती है, फिर इसको काटना पड़ता है ना। तो साथ ही साथ ये और देख रहे हैं, कोर वाला हिस्सा थोड़ा लूज था, हमने बराबर पैकिंग नहीं किया था सैंड भर करके, इसलिए कोर वाले हिस्सा, कोर शीट वाले हिस्सा में भी थोड़ा सा मेटल चले गया है। ये सारे अनावश्यक भाग को हमको काटना होता है। तो रनर राइजर भी कास्टिंग प्राप्त होने के बाद अनावश्यक भाग हो जाता है, जबकि कास्टिंग प्राप्त करने के लिए रनर और राइजर का होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक रनर और राइजर नहीं होगा तब तक हम कास्टिंग नहीं प्राप्त कर सकते। उसी शर्त पे हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मोल्ड ओपन हो। जब हमको क्लोज मोल्ड बनाना है तो रनर और राइजर देना होगा। तो अभी ये डिफेक्ट हम देख रहे हैं कि ये डिफेक्ट ना आए करके हमको क्या करना होगा? पार्टिंग सरफेस में गैप ना आए, इसलिए हमको समतल बराबर रखना होगा। साथ ही साथ बीचों बीच जो हम फायर क्ले का लेप लगाते हैं वो मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा होने से क्या होता है, जब बॉक्स को आपस में बिठाते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये गैप ना आए, ये हमको कोशिश करनी चाहिए, ताकि ऐसे आने वाले दोषों से हम जो है बच सके। साथ ही साथ क्लेम सही करना चाहिए, या क्लेम का व्यवस्था नहीं है तो बॉक्स के ऊपर वजन रख देना चाहिए। तो ऐसे दोष से हम जो है कास्टिंग को बचा सकते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम कास्टिंग है, और सारे कास्टिंग जो है एल्युमिनियम मेटल से ही तैयार है। तो ये फिन और फैस कैसा होता है, क्या होता है, समझ में आया ना? क्या रीजन है इसका होने का? पार्टिंग सरफेस में गैप होना। दूसरा क्या है? क्लैंपिंग सही नहीं होना या वजन सही नहीं रखना, है ना, इसके कारण से आता है। दूसरा ये कि हम ये कास्टिंग देख रहे हैं,
इसका हमने एक मोल्ड बनाया था, ओपन मोल्ड बनाया था। जब इसको हमने ढलाई किया उस समय क्या हुआ, मेटल कम था, तो ये थोड़ा सा साल्ट कोर भी हो गया है, और ओपन मोल्ड होने की वजह से ये ऊपर का सरफेस जो है रुखड़ा आया है ना। साथ ही साथ क्या है, मेटल का अभाव हुआ इसलिए ऊपर तक नहीं आया, तो और स्पष्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से एक ये हमारा और कास्टिंग है। इसका हमने रनर राइजर रिमूव कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। इधर कहीं मेटल बराबर रन नहीं हो पाया है, सॉलिड सही नहीं हो पाया है, कहीं कहीं पर हमको हनी कम्ब जैसा दिख रहा है। हनी कम्ब दोस्त किसको बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है हमको दिखाई देता है। मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं ना, ऐसा होता है, छिद्रों वाला होता है, वैसे ही छिद्र छिद्र हमको ये दिखाई दे रहा है बहुत सारा। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है हनीकॉम्ब दोष। ये क्या होता है, राइमिंग सही नहीं होने के कारण से आता है। सॉफ्ट राइमिंग यदि हो या बाइंडर कम है तो भी हनीकॉम्ब दोष जो है आ सकते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से एक हमारा ओपन मोल्ड बना था, उसका कास्टिंग हमने करने की कोशिश की, तो उसमें भी हमने ढलाई किया तो मेटल कम हो गया। मेटल कम हुआ तो क्या होगा, साल्ट कोर नामक दोष आता है। देख रहे हैं ना, ये मेटल बराबर नहीं आने तो ऐसा बराबर आता है, समतल हो जाता। तो ये साल्ट कोर दोष है ये। और ये कास्टिंग हमारा सेम है, देख रहे हैं, है ना। इसमें अभी बालू चिपके हुए हैं, बालू को हमको रगड़ करके निकालना होता है ना। फेटिंग और कास्टिंग के लिए हमको सबसे पहला कौन सा काम होता है, सेक आउट। सेक आउट किसको बोलते हैं, ढलाई के बाद जब कास्टिंग ठंडा हो जाता है तो मोल्ड को तोड़ करके हम बाहर निकालते हैं, वो सेक आउट कहलाता है। सेक आउट करने के बाद ही बाकी प्रक्रियाएं जो है की जाती हैं, जैसे साइड के कल को रगड़ करके बाहर करना, कास्टिंग को धोना या आचार्य को टॉपिक करना, रनर राइजर को रिमूव करना, साथ ही साथ कास्टिंग के दोषों का निरीक्षण करते है ना। तो कास्टिंग दोष युक्त है तो हम उसको अलग कर देते हैं, और दोष मुक्त है तो उसको हम काम के लिए लेते हैं। फिर रनर राइजर को रिमूव करके मशीनिंग करना है तो हम वो प्रक्रिया जो है अपनाते हैं। ये कास्टिंग हमारा बहुत बढ़िया कास्टिंग आया है। इसको हमने साफ़ सुथरा नहीं किया है, देख रहे हैं, इसके सैंड वगैरह को हम निकालेंगे तो बहुत अच्छा कास्टिंग है। इसका रनर हमने रिमूव कर लिया है, राइजर को रिमूव करना है। इसको हम हेक्सा ब्लेड की सहायता से, हैंड हेक्सा की सहायता से इसको काट करके अलग करेंगे। ठीक है, ये हमारा कास्टिंग देख रहे हैं। एक्चुअली इसका जो काटना था थर्मोकोल का था, थर्मोकोल को सैंड में दबा करके इसकी हमने ढलाई की थी। थर्मोकोल क्या, जैसे ही हम मोल्टन मेटल को डालते गए तो जलते गए। जलने से क्या हुआ, राइजर तब से वो जल कर के बाहर निकला और रिक्त स्थान मिलते गए, वहाँ पर जा कर के जो हमारे हम मोल्टन मेटल को डालते गए तो जलते गए। जलने से क्या हुआ, राइजर तब से वो जल कर के बाहर निकला और रिक्त स्थान मिलते गए, वहाँ पर जा कर के जो हमारा पार्टनर था उसकी शक्ल को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये कास्टिंग मिला है। ठीक इसी तरह से ये देख रहे हैं हमारा कास्टिंग है, ये भी थर्मोकोल का ही था। इसमें रनर देख रहे हैं, राइजर देख रहे हैं, ऊपर में मेटल जो थोड़ा ज़्यादा आ गया है इसको काट करके हम रिमूव करेंगे तो ये कास्टिंग जो हमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको हमने बनाया था, छोटा एक काटना था, इसको हम नहीं ड्राई इनगेट कट करके इसको हमने ढलाई किया था। इसका वीडियो बना हुआ है, उन लोगों के जो ट्रेनिंग रहे उन लोगों के द्वारा इसको हमने कास्टिंग प्राप्त किया। कास्टिंग हम देख रहे हैं, इसको ड्राई इनगेट विधि के द्वारा हम बनाए थे। मतलब बॉटम कोरिंग गेट के अंतर्गत इसकी हमने ढलाई की थी। इसमें जो गेट है ये नीचे तरफ से बना हुआ था और साइड से ऐसा इसका जो
स्क्रू था, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर इसका राइजर था। बहुत ही बढ़िया कास्टिंग हमको ये प्राप्त हुआ है। अभी इसका फेडलिक करना बाकी है, इसको हम फिनिश करेंगे तो बहुत बढ़िया और सुंदर कास्टिंग हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से वैसे तो कास्टिंग डिफेक्ट बहुत सारे हैं, ब्लो होल, पिन होल, गैस होल, मिसमैच, है ना, शिफ्टिंग, मिसमैच शिफ्टिंग दोनों एक ही दोष हैं और भी प्रकार के दोष हैं जिसको हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी जो हमारे पास कास्टिंग है उसको देख करके सीखने को मिला है, वो चीज़ अभी बताया गया है। तो इस तरह से बहुत सी जानकारी अभी हमको मिली है, ठीक है। यस सर। और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? शिफ्ट किसको बोलते हैं? जो भागों में जो हमारा कास्टिंग बनना है वो अपने स्थान से खिसक जाए। जैसे ही एक ऐसा कास्टिंग बनना चाहिए और कहीं ऐसा हो जाए तो हमारा मिसमैच या शिफ्ट दोष कहलाएगा। ये क्यों होता है? डायल पिन और ग्रू सही नहीं होने से, या गाइड पिन सही नहीं होने से, है ना, क्लैंपिंग सही नहीं करने से भी हो सकता है ना। मेन है डायल पिन, डायल ग्रू का सही नहीं है, ठीक है, या फिर गाइड पिन का सही नहीं है। इस तरह से भी इसको हम समाप्त करते हैं। अभी जो हम लोग ने कास्टिंग को देखा है और उसमें बहुत सारे डिफेक्ट को हमने जानने की कोशिश की है कास्टिंग को देखा। और भी कास्टिंग में दोष बहुत सारे होते हैं, आते हैं। प्रत्येक उत्पादन करने वाली जो यूनिट्स होती हैं सबका एक ध्येय होता है कि जो भी उत्पाद हम तैयार करें वह उत्पाद पूर्णतः दोष मुक्त है। पूरी सावधानी बरती जाती है, बावजूद उसके किसी न किसी प्रकार से दोष जो है कास्टिंग में देखने को मिल जाता है। उन दोषों में से और कुछ दोष के बारे में हम आज जानेंगे। ये दोष क्यों आते हैं और वह दोष ना आए इसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। तो उन दोषों में से कुछ और दोष के नाम है हमारा, ये है ब्लो होल। ब्लो होल्स, ये जो ब्लो होल्स होता क्या है? कास्टिंग के ऊपर जब कास्टिंग को हम शेक आउट करके निकालते हैं तो कास्टिंग के सरफेस पर, सभी सरफेस पर कुछ दाने दाने गड्ढे जैसे बबल्स जो होते हैं वैसे हमको दिखाई देता है। यही दोष कहलाते हैं ब्लो होल। पिन होल भी होता है। पिन होल की शक्लें कैसी होती हैं? जो हम अल्पिन देखे हैं या पतली सुई जैसे देखे हैं, थोड़ी वो लंबी होती है, गहरी, और ऊपर जो है थोड़ा सा फिर वही बबल जैसा हमको दिखाई देगा। जैसा अल्पिन में देखे ना क्या होती है, फिर ऊपर तरफ हेड जैसा रहता है, हेड जैसा रहता है, वैसे ही गैस होल्स कई बार बोल देते हैं। तो ये दोष जो कास्टिंग में आते हैं इसका आने का रीजन क्या है? आइए हम रीजन को जानने का कोशिश करते हैं। जब तक हम रीजन पता नहीं करेंगे, कारण को पता नहीं करेंगे, ये दोष आता कैसे है, क्यों आता है, तब तक हम कास्टिंग को दोष मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो ब्लो होल दोष आने का कारण क्या है? जो बालू हम रेडी करते हैं, मोल्डिंग सेट रेडी, रीजन पता नहीं करेंगे, कारण को पता नहीं करेंगे, ये दोष आता कैसे है, क्यों आता है, तब तक हम कास्टिंग को दोष मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो ब्लो होल दोष आने का कारण क्या है? जो बालू हम रेडी करते हैं, मोल्डिंग सेट रेडी करते हैं,
यस सर। उस सैंड में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। यस सर। ये कारण है, पहला कारण। तो क्या हुआ, जो बालू हम मोल्डिंग सैंड तैयार कर रहे हैं उसमें बहुत से घटक द्रव्य हम मिलाते हैं। यस इसमें पता है सिलिका सैंड होती है। यस सर। बाइंडर के रूप में हम बेंटोनाइट यूज करते हैं। यस सर। फिर एडिटिव मटेरियल यूज करते हैं यस और पानी भी हम मिलाते हैं। यस तो पानी ज़्यादा होने के कारण ही ये दोष आता है। कैसे आता है, जब मोल्ड हमारा रेडी हो गया, धातु को पिघला करके हम ढलाई करते हैं। अलग अलग धातु का टेम्परेचर अलग अलग होता है। मान लो हम एल्यूमिनियम धातु की ढलाई कर रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग हमारा मान के चले 650 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी हम ढलाई कर रहे हैं और उस टेम्परेचर के संपर्क में जैसे ही ये पानी जो मोल्डिंग सैंड में जो मोल्ड बना हुआ उसमें विद्यमान है, वो इसी संपर्क में आएगा तो क्या होगा, जल वाष्प में वो परिणित होगा। तो ये जल वाष्प जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, उसकी निकासी जल्दी होनी चाहिए। तो ये जल वाष्प जल्दी नहीं निकल पाता और वह कास्टिंग में फंस जाता है, जिसके कारण से ये ब्लो होल कास्टिंग पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये तो हो गया नमी की अधिकता। दूसरा और कारण क्या है, जो बाइंडर है वह ज़्यादा प्रयोग में लाना। बाइंडर ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे तो क्या होगा, जो परमेबिलिटी होती है, पोरोसिटी जो होती है, ज़्यादा बेंटोनाइट हम यूज करेंगे, परमेबिलिटी की मात्रा कम हो जाएगी। रैमिंग भी करते हैं हम। सख्त रैमिंग यदि हमने कर दिया, मध्यम दर्जे की रैमिंग नहीं हुई, और साथ ही साथ जलने वाली वस्तुओं में से हमारा एक और वस्तु सम्मिलित है एडिटिव मटेरियल, ये भी जलेंगी, जो गैसें उत्पन्न होंगी। क्या है, ज़्यादा बेंटोनाइट हम यूज करेंगे, परमेबिलिटी की मात्रा कम हो जाएगी। रैमिंग भी करते हैं हम। सख्त रैमिंग यदि हमने कर दिया, मध्यम दर्जे की रैमिंग नहीं हुई, और साथ ही साथ जलने वाली वस्तुओं में से हमारा एक और वस्तु सम्मिलित है एडिटिव मटेरियल, ये भी जलेंगी, जो गैसें उत्पन्न होंगी। तो इन गैसों का बहुत ही जल्दी मोल्ड से बाहर निकलना ढलाई के समय अनिवार्य होता है। तो ये हो गया पानी की अधिकता, बाइंडर ज़्यादा होना, रैमिंग ज़्यादा कर देना, हार्ड रैमिंग करना, और जलने वाली वस्तुएं एडिटिव मटेरियल का उपयोग ज़्यादा करना। एक और रीजन हो गया। उसके बाद और कारण है, और कारणों में से कौन सा कारण सम्मिलित है और क्या कारण आ सकते हैं सामने। वेंटिंग हम करते हैं कोक बॉक्स पर, कोक बॉक्स पर पर्याप्त मात्रा में वेंट होल का निर्माण नहीं किया जाना भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए ब्लो होल दोष से बचाने के लिए उचित मात्रा में नमी, उचित मात्रा में बाइंडर, उचित मात्रा में रैमिंग, उचित मात्रा में हमारा एडिटिव मटेरियल, उचित मात्रा में वेल्डिंग का प्रबंधन होना चाहिए। तभी हम कास्टिंग को ऐसे दोष से हम जो है बचा सकते हैं। साथ ही साथ मोल्टन मेटल का टेम्परेचर भी बहुत अधिक होना भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम कारण में से हमने जाना पानी की अधिकता, जलने वाली वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग, वेल्डिंग सही नहीं होना, ये सब जो है इसके रीजन है। अब एक और दोष हम लेते हैं समझने के लिए, मिसमैच या शिफ्ट, दोनों एक ही प्रकार का दोष है। इसको अलग अलग हम नाम से जानते हैं। मिसमैच और शिफ्ट दोनों एक ही है। इस दोष का आने का कारण क्या है, इसके पूर्व हमने अभी बताया
कि डावेल पिन और डावेल ग्रुप का सही नहीं है। यस बार बार हम उसी पैटर्न से मोड़ लगाते जाते हैं। कई बार ऐसा हम कर रहे हैं लगातार, क्या होता है डावेल ग्रुप बड़ा हो सकता है या डावेल पिन उसकी घिस सकती है बार निकालने उसके ऊपर रखने से। ऐसी स्थिति में ढीली पड़ एक ही है। इस दोष का आने का कारण क्या है, इसके पूर्व हमने अभी बताया कि डावेल पिन और डावेल ग्रुप का सही नहीं है। यस बार बार हम उसी पैटर्न से मोड़ लगाते जाते हैं। कई बार ऐसा हम कर रहे हैं लगातार, क्या होता है डावेल ग्रुप बड़ा हो सकता है या डावेल पिन उसकी घिस सकती है बार निकालने उसके ऊपर रखने से। ऐसी स्थिति में ढीली पड़ सकती है और ऐसे पैटर्न से हम जब मोल्ड बनाएंगे तो हमारा ड्रैग तो सही बना। ड्रैग को हमने उलट करके रखा, फिर ड्रैग के ऊपर हमने दूसरा भाग को रखा जिसमें डावेल पिन लगा हुआ है और बॉक्स को रखा। बॉक्स को रखने के बाद उचित स्थान पर रनर राइजर लगा करके जब हम बालू को रैमिंग करते हैं तो ऐसा जो हमारा पैटर्न अभी लगा हुआ है, ये ड्रैग बॉक्स है, ये कोप बॉक्स के ऊपर हमारा पैटर्न लगा है। डावेल पिन और डावेल ग्रुप घिस गए लेकिन अभी सही लग रहा है। लेकिन जब बालू डाल करके हम मोल्डिंग सैंड पैटर्न के ऊपर डाल करके रैमिंग करेंगे तो हमारा रैमिंग किसी एक तरफ से ही एक छोर से ही शुरू होगी। तो हो सकता है हम इधर से चालू कर रहे हैं इस साइड से, तो हमारा डावेल पिन और ग्रुप जो है थोड़ा घिसा हुआ है, ऐसा हल्का खिसक गया और हमको क्या लग रहा है हमारा मोड़ बराबर सही बन रहा है, लेकिन वह खिसक चुका नहीं है इस स्थान से। इस स्थिति में मिसमैच दोष आता है। यस चलिए, हमारा डावेल पिन और डावेल ग्रुप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम ड्रैगर को दोनों भाग को बना दिए, उसके बाद बॉक्स को हम उलट करके दोनों ही भाग का पैटर्न हमने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद ढलाई के लिए हमको दोनों भाग को असेंबल करना पड़ता है, क्लोजिंग करना पड़ता है। ड्रैग के ऊपर कोप को रखना, यह कहलाता है क्लोजिंग या असेंबल। ठीक है, साथ ही साथ कोर है तो कोर को भी फिक्स करते हैं। तो जब मोल्ड को असेंबल करते हैं, ड्रैग के ऊपर कोप को बिठाते हैं, तो गाइड पिन जो होते हैं 3 छोर में, तो गाइड पिन का नियत स्थान नहीं होना या मार्किंग जो हम करके रखते हैं बॉक्स पर, वह मार्किंग सही नहीं होना। इस स्थिति में भी ये दोनों ही बॉक्स अपने नियत स्थान से खिसक सकती है, अर्थात ड्रैग के ऊपर दो बॉक्स जो है हमको खुली हुई नजर आती है। अर्थात कोई ऐसी दीवार जो साफ फ्रेमिंग था, वहाँ पर मेटल जो है प्रेशर से उस दीवार को प्रेस कर जाती है, जिसके कारण से कास्टिंग जो है खुली हुई नजर आती है और इसे ही हम इसको इसके दोष के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है ड्राप। ड्राप एक और दोष है। ड्राप दोष होने का कारण है कम मात्रा में बाइंडर का इस्तेमाल होना, रैमिंग सॉफ्ट होना, या मोल्ड को क्लोजिंग करने के पहले बहुत ज़्यादा उसको सुखा दिया जाए। बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो क्या होगा, उनके सारे प्रॉपर्टीज थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी और जिसके कारण से वो जो है जब हम ड्रैग ऊपर कोप कर रखेंगे तो कुछ सैंड के कण में गिर जाएंगे। है गलत गेटिंग डिजाइन के कारण भी ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ 4-5 दोषों के बारे में भी हमने जो हम करके रखते हैं बॉक्स पर, वह मार्किंग सही नहीं होना। इस स्थिति में भी ये दोनों ही बॉक्स अपने नियत स्थान से खिसक सकती है, अर्थात ड्रैग के ऊपर दो बॉक्स जो है सही नहीं बैठ करके, उचित स्थान पर ना बैठ करके कुछ खिसक जाती है, जिसके कारण जब हम ढलाई करते हैं उसके बाद जो हमको कास्टिंग मिलता है
वह मिसमैच के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यह है मिसमैच दोष। मिसमैच दोष आने का कारण जाना है, एक तो हमारा डायल पिन सही नहीं होना, दूसरा क्या है, गाइड पिन का सही नहीं होना। ठीक है, ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट एक और दोष हम जानने का कोशिश करेंगे, रन आउट। बार बार हम ये कहते हैं कि जो दोनों सरफेस है वो बिल्कुल समतल होनी चाहिए। ड्राइव और कोप का जो भाग का बीचों बीच वाला हिस्सा बिल्कुल समतल होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा मोल्डिंग फ्लोर है या मोल्डिंग बोर्ड है बिल्कुल समतल होनी चाहिए, घिसी-पिटी नहीं होनी चाहिए। तो रन आउट होने का प्रमुख कारण है दोनों भागों का समतल नहीं होना। ड्रैग और कोप भाग का जो बीच वाला हिस्सा है, या दोनों भाग आपस में मैच करते हैं। एक और रीजन है, जब हम क्लोजिंग करते हैं तो कई बार हम ड्रैग के जो भाग होते हैं मोल्ड के चारों ओर हम क्ले लगा देते हैं रन आउट ना हो करके बचने के लिए, लेकिन वही जो व्यवस्था है कई बार गैप पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये ठीक नहीं लगाने के कारण से भी हो सकता है। एक और रीजन है क्लेम सही नहीं करना या वजन सही नहीं रखना, इसके कारण से भी ये रन आउट हो सकता है। ठीक है, ये प्रमुख रीजन है रन आउट होने का। रन आउट मतलब ढलाई करते समय पिघली हुई धातु का ड्रैग और कोप के पार्टिंग सरफेस से बह करके बाहर निकलना, मोल्डन मेटल, वह कहलाता है रन आउट। रन आउट होने से क्या होता है, मेटल वेस्ट होता है, स्प्रेड की दिशा माना बढ़ जाती है ना। तो रन आउट समझ में आई ना बात? इसके बाद एक और दो